नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कायड़ विश्राम स्थली में किसान सम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की शिरकत। किसानों व महिलाओं को दी सौगात। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सूचना केंद्र में जिला विकास प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सरकार के 1 वर्ष में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया प्रदर्शन। जिला बार एसोसिएशन में राजस्व मंडल बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए संपन्न। अधिवक्ताओं में नजर आया खासा उत्साह। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सिविल कोर्ट्स को धार्मिक स्थल के स्वामित्व और खिताब को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं को दर्ज करने पर लगाई रोक। दरगाह दीवान के बेटे ने किया फैसले का स्वागत। रेजिडेंसी स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर को मिला स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर किया गया सम्मानित। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज पुष्कर के विश्राम स्थली में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 लाख से ज्यादा किसानों को 702 करोड़ का लाभांश दिया। इसके साथ ही 70 लाख किसानों को 700 करोड़ के सम्मान निधि की दूसरी किस्त जारी की गई। अजमेर के किसान बहादुर सिंह को प्रतीकात्मक चेक दिया गया। 20,000 गौपालकों को क्रेडिट कार्ड वितरण किया गया। महिला सहकारी डेयरी समिति की महिलाओं को 1000 सरस डेयरी बूथ आवंटित किए गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राइजिंग राजस्थान का सफल आयोजन हुआ। राज्य सरकार का 1 साल पूरा हुआ और इस दौरान योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को फायदा पहुंचाया गया है। राजस्थान में बहुत कुछ बदल रहा है और छवि बदल रही है। यह हर्ष का विषय है। राजस्थान का पहला बजट अच्छा था और हर अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। आगे भी हर अपेक्षा का ध्यान रखते हुए अच्छा बजट आएगा। इससे प्रदेश के हर वर्ग व हर क्षेत्र का विकास होगा। इसके साथ ही महिला सम्मेलन कल उदयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई सौगातें दी जाएंगी और कई सौगातें आगे भी दी जाएंगी। इसलिए पहले साल में ही इतना बड़ा आयोजन हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पुष्कर विधायक व जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत व गणमान्य लोग मौजूद रहे। खुशी की बात है और मैं मानती हूँ कि राजस्थान के लिए भी बहुत
हर्ष का विषय है, हर एक राजस्थानी प्रसन्न है। अभी राइजिंग राजस्थान का बहुत सफल आयोजन हुआ जयपुर में, और अब जो हमारा 1 साल पूरा हुआ है, तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीब कल्याण के लिए योजनाओं के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के माध्यम से, केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर राज्य सरकार की योजना को जोड़ना, उसको और बढ़ाना, ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज किसान सम्मेलन का आयोजन अजमेर में था। मैं यहाँ की प्रभारी मंत्री हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ आई। मुख्यमंत्री जी पधारे, बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ भी किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स भी किए। बहुत कुछ राजस्थान में बदल रहा है, राजस्थान की छवि बदल रही है, राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बनने जा रहा है। ये सबके लिए हर्ष का विषय है। अब मैम अगला जो बजट आएगा वो भी बहुत शानदार आएगा। इस बार का जो बजट है वो ऐतिहासिक। देखिए, बिल्कुल बजट हमेशा ही, मैं मानती हूँ इस बार का भी जो हमारा मॉडिफाइड बजट था वो भी कि बहुत अच्छा बजट था। जितनी अपेक्षाएं थी लोगों की, उससे ज़्यादा ही सरकार ने दिया। आगे आने वाले बजट में भी सबकी अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाएगा कि क्या क्या, किस क्षेत्र में क्या, किस चीज़ की आवश्यकता है, और उसको हम लोग बिल्कुल देंगे। अच्छा बजट आएगा राजस्थान के लिए, जो राजस्थान को बढ़ाने के लिए, राजस्थान को एक ऐसा प्रदेश बनाने के लिए जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, हर प्रकार से, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे माइनिंग हो, मिनरल्स हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे हमारे किसान हो, युवा हो, हमारे चाहे शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में अच्छा बजट हम लोग देंगे। पर्यटन के लिहाज से मैम एक बड़ी छलांग आप लगाई है। पर्यटन जिस तरह राइजिंग राजस्थान में एमओयू साइन किए गए, और महिलाओं को विशेष फोकस आपकी सरकार अलग से कर रही है। नहीं, बिल्कुल कर रही है। कल महिला सम्मेलन है उदयपुर में, और उसमें भी बहुत सारी सौगातें दी जाएंगी। बिल्कुल महिला भी फोकस है, युवा भी फोकस है, किसान भी है। इस देश में सिर्फ 4 जातियाँ हैं, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को ये मार्गदर्शन दिया कि सभी को, हर व्यक्ति के लिए सोचना है, सबके लिए योजनाओं के माध्यम से। योजना क्यों बनती है? क्योंकि योजना जब बनती है तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बनती है, एक विजन के साथ बनती है। तो राजस्थान के लिए भी एक विजन है मुख्यमंत्री जी का, पूरी टीम का, और आप देखेंगे कि विजन को हम धरातल पर लाएंगे। एमओयूज़ चाहे टूरिज़्म के हो, चाहे किसी और सेक्टर के हों, सारे एमओयूज़ को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने का काम ये हम लोग करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त में 17,21,000 किसानों को 700 करोड़ रुपए और 15,000 किसानों को ड्रिप सिस्टम के लिए 50 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, धन्यवाद भी दूंगी कि आपने इतना शानदार आयोजन राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं राजस्थान में, जो कि अपने आप में ही एक इतिहास है। अजमेर जिले में भी 14,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं, और हम सभी, पूरा राजस्थान आपकी ओर देख रहा है, और हम सब, बस मैं मानती हूँ कि वो समय तो नहीं है जब एक राजस्थान भी भारत की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अब बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। मुझे लगता है कि राजस्थान भी इसमें अपना बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं आज इस अवसर पर सभी का धन्यवाद भी देती हूँ, बधाई भी आप लोगों को देती हूँ। जैसा कि मुख्यमंत्री जी, अभी हमारा, हम सब जानते हैं, 1 वर्ष पूरा हुआ है, और इस 1 साल के अंदर ही जितने भी वादे किए थे, संकल्प पत्र के माध्यम से, बजट भी ऐसा ऐतिहासिक बजट था, और इतने बड़े बड़े काम जो कि किसी ने सोचे भी नहीं थे। विपक्ष के विधायकों ने भी कहा कि ऐसा ऐतिहासिक बजट आपने दिया है मुख्यमंत्री जी, आप इसको पूरा कैसे करेंगे। लेकिन बहुत खुशी की बात है, और हम सब के लिए गर्व की बात है कि 1 साल के अंदर ही बजट भी हमने लगभग पूरा कर दिया। सारा काम
केंद्र में जिला विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित की गई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह प्रदर्शनी राजस्थान सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रदर्शनी में राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना और समाज कल्याण योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा यह प्रदर्शनी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों को भी प्रदर्शित करेगी। है और इन सभी प्रोडक्ट्स को 1 करोड़ रुपए मिलेगा सालाना कि इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे गुलाब की खेती करते हो या कोई अपना टूरिज्म यूनिट चलाते हो, जो हमने चिन्हित किए हैं उन चीज़ों में अगर कोई भी कुछ कर रहा है उस क्षेत्र में तो उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी ओर से भी उनको सहयोग करेगी। एक तो ये काम है, बाकी 1 वर्ष की बहुत सारे, मैं तो कहूँगी इतनी उपलब्धियाँ हैं सरकार की। और ये आपने प्रदर्शनी में देखा होगा, इतने सारे हमारे जो कार्य हैं जो सरकार ने किए हैं, बजट से लेकर राइजिंग राजस्थान तक अभी जो आयोजन चल रहे हैं, किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के, मजदूरों के, हर प्रकार से हर क्षेत्र को, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू की हैं सरकार ने। बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम किए हैं इस पूरे साल में, इस पूरे वर्ष में। इन सभी की प्रदर्शनी भी है और अब पूरा आयोजन भी हो रहा है 12 तारीख से लेके 15 तारीख तक कि सरकार ने क्या क्या किया है। और इन आयोजनों में बहुत सारी जो हमारी योजनाएं हैं और जो आगे घोषणाएं भी हो रही हैं कि अब हम लोग इन सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए और क्या दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा आज किसानों के लिए बहुत सारी सौगातें दी थी मुख्यमंत्री जी ने। तो बहुत खुशी की बात है, हम सभी को गर्व है कि ऐसे राजस्थान का अब राजस्थान आगे बढ़ रहा है, एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है सर, कार्य प्रदर्शनी का आपने उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 1 वर्ष पूरा हुआ है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान एक अग्रणी राजस्थान बनने की ओर जा रहा है। आज इस प्रदर्शनी के शुभारंभ में, उद्घाटन में मेरे साथ हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जो यहाँ से विधायक भी हैं, वासुदेव देवनानी जी भी पधारे हैं। यहाँ के सारे ही हमारे विधायकगण भी हैं, सुरेश रावत जी भी जो यहाँ से मंत्री हैं पुष्कर से, वो भी हैं। यहाँ बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है। एक जिला, एक उत्पाद या एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक जैसे कि यहाँ गुलाब को भी चुना गया है कि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट कौन सा है। ऐसे बहुत सारी जिला बार एसोसिएशन के चुनाव आज संपन्न हुए। इस चुनाव में अधिवक्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने 1 बार 1 वोट के तहत मतदान किया। चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित 10 पदों के लिए मतदान हुआ। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए अशोक सिंह रावत, नरेंद्र सिंह, धर्माराम चौधरी और राजीव जोशी मैदान में उतरे हैं। मतगणना कल यानी शनिवार सुबह 10 बजे से होगी और चुनाव के नतीजे भी कल ही घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डीपी के आदेश की पालना में पूरे राजस्थान में आज द्वितीय शुक्रवार दिसंबर का है, उसमें चुनाव संपन्न हो रहे हैं। उसी आदेश की पालना में हमने जिला बार एसोसिएशन अजमेर के चुनाव भी संपन्न करा रहे हैं। आप देखिए, बाहर अच्छी तरह से रुझान है, 12 साढ़े 12 बज चुके हैं और वोटर उत्साह के साथ अपने घर से निकल के आ रहे हैं। हमने कार्य आज का स्थगित रख रखा है और कल जो मतगणना होगी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार जीतेंगे, सेक्रेटरी का अध्यक्ष का 1 जीतेगा, सेक्रेटरी का 1 जीतेगा, संयुक्त सचिव का 1 जीतेगा और ट्रेजरर कोषाध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं। इसमें 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर के इलेक्शन होंगे। आज 9 बजे मतदान शुरू हो गया, 9 से 5 तक मतदान चल रहा है। तो इसी प्रकार आप देखिए कि प्रत्येक वकील से हम 1 बार 1 वोट का शपथ पत्र भी ले रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो 2 जगह कहीं वोट दे के आए हो। सर, अभी तक कितने % मतदान हो गया? अब तक 25-30% के आसपास हो गया है। अभी रुझान आने बाकी है और मध्यांतर तक आधे वोटर्स 1798 वोटर्स है जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। परिणाम कल घोषित करेंगे हम। करीबन 11 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। क्या टाइम क्या? टाइम 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान रहेगा।
आपका नाम? चंद्रभान सिंह राठौर, मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला बार एसोसिएशन अजमेर। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सिविल कोर्ट्स को किसी भी धार्मिक स्थल के स्वामित्व और खिताब को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं को दर्ज करने और विवादित धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण करने से रोक दिया है, जब तक कि आगे के निर्देश नहीं मिलते हैं। इस आदेश का मतलब है कि अब किसी भी धार्मिक स्थल के स्वामित्व और खिताब को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं को दर्ज नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सिविल कोर्ट्स विवादित धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण करने के आदेश भी नहीं दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दरगाह दीवान के बेटे सज्जादा नशरी ने स्वागत किया। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का आज एक जो निर्णय आया है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई जो करी जा रही थी आज दिन में, जो पिटीशन पेंडिंग थी उस बाबत, उसको हम ऑर्डर का वेलकम करते हैं। बहुत ही संतोषजनक निर्णय है, मैं समझता हूँ। और ये देश में पिछले 15-20 दिनों से जो मामला बहुत बर्निंग इशू बने हुए थे, धार्मिक, कह सकते हैं धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा था और एक दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और देश के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास किया था, उस पर एक तरह से इस आदेश से विराम लगेगा। और जो वकीलों ने आज वहाँ आर्ग्यूमेंट करे, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ पक्ष रखा। और जिसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बुनियाद पर जितने सिविल सूट दायर किए जा रहे हैं उन पर रोक लगा दी है नए दावों पर। और जो दावे ऑलरेडी पेंडिंग है उसमें किसी भी प्रकार से कोई निचली अदालतों को डायरेक्शन दिया गया, कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं करेंगे, कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं होगा, इंक्लूडिंग कोई सर्वे ऑर्डर भी पास नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत है। इसमें देशवासियों के, मैं समझता हूँ इसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि एक देश में नए अमन की शुरुआत कहूँगा मैं इसको। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देशवासियों को मैसेज दूंगा कि हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है भारत का नागरिक होने के नाते कि वो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हों, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का धार्मिक सद्भावना को हम बिगड़ने नहीं दें। तो इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि जो की पब्लिसिटी के लिए ऐसी हरकतें करते हैं या कोई षड्यंत्र पूर्वक भी करते होंगे, लेकिन हमें ऐसे लोगों के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। हम सब लोगों की ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश की ताकत, हमारी एकता, अखंडता है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश में धार्मिक सद्भावना कायम रहे, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, अमन कायम रहे और किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुँचाएं, एक दूसरे की मज़हब पे किसी प्रकार से कोई उंगली ना उठाई जाए। और जहाँ तक गरीब नवाज की बारगाह का सवाल है, तो जब से ये इशू अराइज हुआ है तो हमारा अकीदा यही था कि अब तक तो मस्जिदों पे उंगली उठाई जा रही थी, ये पहली बार ऐसा हुआ कि अल्लाह के वली की बारगाह पे उंगली उठाई गई है और उनके बारे में इस तरह की नाज़ेबा बातों को अंजाम दिया गया है। तो हमारा अकीदा था कि कुछ ना कुछ मसला पूरे देश का ये हल होगा। तो ये बहुत आज का जो निर्णय है वो उसकी मिसाल है कि तमाम देश की अदालतों पे जयपुर में आयोजित 11वें एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंसी स्कूल के डायरेक्टर एपी शर्मा को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष श्री शर्मा को यह सम्मान शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के लिए दिया गया। कार्यक्रम में शर्मा ने प्रमुख वक्ता के रूप में नई शिक्षा पद्धतियों को अपनाने में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के संयोजक गगनदीप सिंह ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए इस आयोजन को शिक्षा के क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक बताया। प्रेसिडेंसी स्कूल के चेयरमैन जीएस सिंघवी और निदेशिका गरिमा सिंघवी ने भी एपी शर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर में जून जुलाई में बारिश के दौरान सर्किट हाउस की दीवार गिर गई थी। इसके बाद भी काफी समय बीत जाने के बावजूद दीवार का निर्माण नहीं हुआ था। बात आज के चैनल द्वारा इस मुद्दे पर खबर दिखाई गई, जिसके बाद इसका असर दिखाई देने लगा है। खबर के प्रसारित होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने इस मुद्दे पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। दीवार के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस दीवार का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। आज ये सर्किट हाउस के जो नीचे रोड उतरती है, चढ़ती है, मेन रोड है और उस पर वीवीआईपी लोगों का, वीआईपी लोगों का आना जाना रहता है। और आप ही के चैनल ने ये अभी 15 दिन पहले जो मामला उठाया और आज यहाँ पे काम चालू होते देखा तो बड़ी आत्मा प्रसन्न हुई। और आपका चैनल जागरूक चैनल के नाम से बिल्कुल जाना जाता है कि शहर की समस्याओं को आप मुख्य रूप से उठाते हैं और प्रशासन उस ओर ध्यान देता है और काम चालू हो जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है और आपके चैनल के लिए हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अजमेर की जनता। इसी प्रकार से आप अजमेर के शहर की समस्याओं को उठाते रहें और जनता देखेगी तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके जागरूक चैनल है आपका और आपके माध्यम से यहाँ जितने भी सरकारी काम रुके हुए रहते हैं या कोई कमियाँ रहती है प्रशासनिक, वो काम चालू हो जाता है। बड़ी खुशी की बात है। मैं धन्यवाद और आभार आपके चैनल के संचालक को, आप मीडिया कर्मियों को, डाक साहब को कि आपका ये जागरूकपन शहर के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ जितनी भी कमियाँ आप उजागर करते हैं प्रशासन उस पर ध्यान देता है और काम चालू हो जाता है। धन्यवाद और आभार, बहुत बहुत आभार। सामाजिक न्याय सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार और महावीर विकलांग सेवा समिति की ओर से अजमेर सूचना केंद्र में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क उपकरण वितरण करना रहा। इस शिविर में महिलाओं, पुरुषों और सभी प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क उपकरण दिए जा रहे हैं। यह उपकरण उनकी दैनिक जीवन में सहायता करने और उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस शिविर के आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समान अवसर प्रदान करना है। यह शिविर दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने और उनके जीवन में सुधार करने में मदद करेगा। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एवं जिला परिषद के तत्वावधान में 6 माह पूर्व सभी पंचायत समिति ग्रामीण बेल्ट में हमने दिव्यांगों का सर्वे किया, जिसके अंदर 1000 दिव्यांग चुने गए, जिनको विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे जयपुर फुट है, कैलिपर्स हैं, कृत्रिम हाथ हैं, ट्राईसाइकिल्स हैं, व्हील चेयर हैं, कान की स्पेशल मशीनें हैं, बुजुर्ग छड़ी है। इस समस्त उपकरणों के लिए 12 दिसंबर 2024 से लेकर 15 दिसंबर 2024 के मध्य सूचना केंद्र में 4 दिवसीय शिविर रखा गया है। जो चयनित है इनको 1000 को 1400 उपकरण मिलेंगे। किसी को 2-2 उपकरण में मिल रहे हैं, किसी को 3 में मिल रहे हैं। इस प्रकार ये सारा जिले के अंदर 4 दिन में ये इसका समापन 15 तारीख को 4 बजे होगा। और इस शिविर में कम से कम लगभग समिति के हमारे जिला प्रमुख एवं जिला प्रशासन के माध्यम से जो सर्वे किया गया, ये वो बच्चे हैं, ये वो दिव्यांग हैं जिनको काफ़ी सालों से, वर्षों से इनका उपकरण से वंचित थे। कुल कितने ऐसे वंचित लोग, विकलांगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका अपने पास? टोटल अभी इस टाइम जो अभी इसमें 6 माह पूरे जो हमने किया वो लगभग 1000 दिव्यांग है जिनका चयन किया है और 1000 को हम 4 दिवस में दे देंगे। कैंप कहाँ पे, किस जगह लगा हुआ है? यह कैंप अपने सूचना केंद्र परिसर के अंदर चल रहा है और ये 12 से 15 दिसंबर के मध्य से। समय क्या है इसका? इसका समय प्रातः 10:30 से 4 बजे तक है। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लेके आना पड़ता है इनके सबसे प्रथम आने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा आधार कार्ड है, एक कान की मशीन है, उसके लिए केवल आधार कार्ड लेके आना है। एवं जो बुजुर्ग छड़ी है और ब्लाइंड स्क्रीन, उसके लिए भी केवल आधार कार्ड लाना है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट केवल ट्राईसाइकिल के लिए, व्हील चेयर के लिए, पैर के लिए, कैलिपर के लिए, कृत्रिम हाथ के लिए और बैसाखी के लिए, इसके लिए हमको मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है। कान की मशीन में केवल आधार कार्ड। तो ये सभी आवें और ये सारे प्रमाण पत्र साथ में संकलन कर यही मतलब पधारें, जिससे इसको आसानी से उपकरण प्राप्त हो सके और कोई वंचित नहीं रहे। जो नवीकरण हो रहा है, जो नए आ रहे हैं, उनके भी हम रजिस्टर कर रहे हैं। इसको भी जैसे हाईकमान इंटरनेशनल के आदेश होंगे, इसको अगले मंथ में, अगले माह में दिया जाएगा। सुरेश मेहरा, अजमेर संभाग कोऑर्डिनेटर। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। राजस्व मंडल बार एसोसिएशन के चुनाव आज संपन्न हुए। बार के अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता नरेंद्र सिंह राजावत तथा विष्णु प्रकाश राजावत के बीच मुकाबला हुआ। मतगणना 5 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद चुनाव परिणाम जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव के कारण राजस्व मंडल व राजस्व अधीनस्थ अदालतों का कार्य भी स्थगित रहा। आज राजस्थान राजस्व बार संघ के वार्षिक चुनाव वर्ष 2025 के कार्यकारिणी चुनने के लिए हो रहे हैं। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रेम प्यार से चुनाव का जो है प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, और बार के सभी साथी आपस में सौहार्द रखते हुए अपने लिए एक नए कार्यकारिणी आज चुनेंगे। शाम को रिजल्ट आएगा और बड़ा अच्छा माहौल है। इस बार कितने लोग मैदान में हैं? अध्यक्ष पद के लिए, सचिव पद के लिए और कुछ सभी पदों पे, जिन पे 2 पदों पे सिर्फ निर्विरोधी निर्वाचित हुए हैं, बाकी सभी पदों पे 2-2 प्रत्याशी मैदान में हैं। सामने आमने सामने की टक्कर हर पद पे है, किसी भी पद पे 3 प्रत्याशी नहीं है, और सब अपना अपना प्रचार प्रेमपूर्वक कर रहे हैं और चल रहा है। आपका नाम? मैं राजेंद्र सिंह बराड़, अध्यक्ष राजस्थान राजस्व बार संघ राजस्व मंडल। उपलब्धियाँ देखो, कार्यकाल में हमने बहुत प्रयास किए और कई बड़ी उपलब्धियाँ इस कार्यकाल में रही, जैसे कि राजस्व मंडल में कोर्ट 1:30 बजे तक बैठती थी, उसके बाद नहीं बैठती थी। हमने प्रयास किए, अब कोर्ट सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक बैठती है, सुनवाई होती है। ज़्यादा मामलों की सुनवाई हो पा रही है, ज़्यादा मामले निपटाए जा रहे हैं, पेंडेंसी कम हो रही है। इसके साथ ही जो रेवेन्यू बोर्ड पे लगातार तलवार लटकती थी, जोधपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक रिट कर रखी थी परमानेंट बेंच के लिए, उन्हीं को देखते हुए जयपुर बार ने भी एक रिट फाइल की, वहाँ फाइल की थी जयपुर बेंच में। वो माननीय हाईकोर्ट की डीपी द्वारा खारिज कर दी गई है, यह कहते हुए कि बेंच स्थापित करना हाईकोर्ट का काम नहीं है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसी की आदेश की लाइट में जोधपुर वाली जो रिट पेंडिंग है उसका निस्तारण होना भी लगभग तय है। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं, जो काफ़ी दशकों से कोर्ट का समय नहीं बढ़ पा रहा था, जो इस कार्यकाल में बढ़ा है, और वो रिट काफ़ी समय से पेंडिंग थे, जो लगभग तय हो चुकी है एक तरह से। ये 2 बड़े हैं, बाकी तो सारे जो समस्याएं थी लगातार उनको सॉल्व किया ही गया है। क्या आपको संदेश देना चाहेंगे? राय मेरी यही रहेगी कि मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, ऑफिस में बैठ करके फाइलें और किताबें पढ़ें, न्याय का ज्ञान प्राप्त करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बार और बेंच और राजस्व मंडल की हर न्यायालय का यह पर्पस होता है कि पक्षकार को न्याय उपलब्ध करवाया जा सके, और उसमें अधिवक्ता का सबसे अहम रोल होता है, क्योंकि अधिवक्ता ही न्यायालय को गाइड करता है कि न्यायपूर्ण स्थिति क्या है। वो तभी कर पाएंगे जब वो ज्ञान अर्जित करेंगे, वो ऑफिस में बैठ के किताबें पढ़ेंगे, फाइलें पढ़ेंगे, और ईमानदारी का एक अपने अंदर जज्बा रखेंगे, काम करने का जज्बा रखेंगे, तो फिर निश्चित रूप से हम सब मिलकर के जो न्याय का काश्तकार को न्याय प्रदान करने की जो मेन मोटो है, जो इंटेंट है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। शीतल गीता मंदिर वैशाली नगर में 84वां गीता जयंती महोत्सव और 3 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन आज किया गया। यह आयोजन गीता जयंती के अवसर पर किया गया था। इस आयोजन में 3 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पलों को प्रदर्शित किया गया। गीता जयंती के अवसर पर शीतल गीता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथा का आनंद लिया और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। 84वां श्री गीता जयंती महोत्सव 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक शीतल गीता मंदिर में वैशाली नगर में मनाया जा रहा है। आज तीसरा दिन है। हवन का आयोजन हुआ है। अभी दोपहर में संत महात्माओं का और आम भंडारा होगा। शाम को भजन संध्या का आयोजन है। 3 दिवसीय अखंड गीता पाठ 108 चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से ये सारा आयोजन हो रहा है और हमारे पिताजी सदगुरु बाबा पंडित शीतलदास जी महाराज की असीम कृपा से ये आयोजन कर रहे हैं। सबको धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम विषम देवजानी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।